प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक खोलें। पृष्ठ संख्या 79 और पृष्ठ के ऊपर पहला गद्यांश देखें। यहाँ तक हम लोग कहानी को पढ़ चुके हैं कि मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत यानी भय के साथ, डर के साथ और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आँखों में और अधिक विस्मय यानी आश्चर्य भरकर पालने वाले की दृष्टि से अर्थात नज़र से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, नज़र मिला के खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है, ठीक है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं अर्थात कोशिशें हैं। मेरी बिल्ली गोधूली, कुत्ते हेमंत बसंत, कुतिया फ्लोरा सबसे पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट अर्थात नाराज हुए। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया अर्थात मित्रता स्थापित कर ली। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते, मग्न हो जाते, तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। बरस भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। शावक माने बच्चा। हिरणी में परिवर्तित होने लगी अर्थात बदलने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोएं, इन पीले रंग के रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे, तांबे के रंग के, कापर के रंग के होने लगे। टांगें अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा यानी गर्दन अधिक वंकिम अर्थात टेढ़ी और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता अर्थात चिकनाई दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी। आँखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का बिजली का स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के साथियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। विस्मय यानी आश्चर्य से। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में यानी पेट में, उदर माने पेट में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से स्वभाव से, अहिंसक माने मारपीट न करने वाली, हिंसा न करने वाले प्रकृति अर्थात स्वभाव से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े 80 पेज खोलिए। पिल्लों के बड़े होने पर
और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले ही थे। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का, वापस लौटने का। उसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। ग्रीष्मावकाश गर्मी की छुट्टी समाप्त यानी खत्म हो गया। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था, अर्थात उसको मारकर खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब सुनहले रेशम की गठरी के से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंख्या में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ रहा है। यह शब्दों के माध्यम से एक चित्र सा बना दिया गया है। यदि इस कहानी को बार बार पढ़ें तो लगेगा कि हमारे मन की आँखों के सामने एक चित्र खड़ा हो गया। इसलिए इस प्रकार की कहानियों को साहित्य में एक नई विधा का नाम दिया गया है, जिसे रेखा चित्र कहते हैं। महादेवी वर्मा की एक पुस्तक है मेरा परिवार, उसी से ये कहानी हिरनी की ली गई है। इसका शब्दार्थ लिख डालिए और शब्दों का अर्थ लिखने के साथ ही इस कहानी को बार बार शुद्ध उच्चारण करते हुए जोर जोर से घर के अकेलेपन में पढ़िए और रेखाचित्र से इस कहानी से जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर इस कहानी में से ढूंढ ढूंढ कर लिखिए। कल मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप ढूंढ सके तो बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 81 पर रेखाचित्र से प्रश्न है, ऊपर शब्दार्थ है। ये सब अपनी होमवर्क की कॉपी में लिख लीजिए।